हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं हर साल इंडिया में मेजर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब एई एंड जेई में आती है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी आएंगी, जिनमें से एसएससी जे एक मेजर वैकेंसी होगी, विद सिविल बीइंग द हाईएस्ट नंबर, जिसका एग्जाम अक्टूबर में 9 से 11 के बीच में कंडक्ट करेगा। एंड अगर डेटा की माने तो 1% से भी कम बच्चे हर साल इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप एंड हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए और आपका सिलेक्शन सिविल में सुनिश्चित करने के लिए मैं आ रहा हूं 27 जुलाई रात 8 बजे ऑन सुपर कोचिंग एई जेई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? गेट योर डाउट्स रेडी टू आस्क मी लाइव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन एंड वेलकम टू द सेशन। तो ये सेशन होने वाला है 8 से 9 बजे तक। जेडब्ल्यूएससी बार के लिए करेंगे खास सेशन, तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में पधारेंगे, जल्दी जल्दी क्लास में उपस्थित होंगे। और मैं राहुल मिश्रा करता हूं आप सबका आपकी अपनी सुपर कोचिंग, आपके अपने फेवरेट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। ठीक है, तो सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। जेडब्ल्यूएससी जेई और बार की क्लास आपका इंतजार कर रही है। 8 बजे से लगभग 9 बजे तक होंगे हम साथ और करेंगे मिलकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्योंकि आपका देखिए अभी एसएससी जेई की भी डेट आपकी एग्जामिनेशन की आ गई है, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। फॉर्म फिलअप का मतलब डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ गया है और वो भी एग्जाम अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। जेडब्ल्यूएससी का भी डेट आ गई है 2 सितंबर को। तो जेडब्ल्यूएससी तो आपके पास बचा ही नहीं है टाइम, 1 महीने का ऑलमोस्ट समय बचा है, 1 महीने से 4-5 दिन और 1 महीने से 3-4 दिन और का समय आपके पास बचा हुआ है। तो गाइस बिल्कुल समय को वेस्ट ना करें, समय को बर्बाद ना करें और जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाए सभी लोग और पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा डियर। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का चैनल है, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का चैनल है और ये हमारी ग्रुप का है, कोचिंग का ग्रुप, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल हो जाती है, तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज और, अगर आपको एई के सुपर कोर्स से जुड़ना है, अगर आप चाहते हैं एई की तैयारी को अपनी मजबूत करना, गियर अप करना, आप चाहते हैं जेडब्ल्यूएससी जेई क्वालीफाई करना, बार क्या एसएससी जेई क्वालीफाई करना, तो हाँ आपका एक कोर्स, शानदार कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। सुपर टीचर के साथ आप पढ़ सकते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ आप कर सकते हैं एसएससी जेई और जेडब्ल्यूएससी जेई या फिर बार के एग्जाम की तैयारी और कर सकते हैं उसको गियर अप। ठीक है, तो बस ये कोड आपको लगाना है आर मिश्रा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एई जेई मैकेनिकल का लिंक मिलेगा या फिर बार का जो भी आप चाहते हैं लेना, उस पर आप क्लिक करेंगे और मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस अभी आपने देखा होगा कि नीचे देखिए एक लाइन लिख के आ रही है मेगा लॉन्च। वो लॉन्च कब है? 27 जुलाई शाम को 8 बजे मोहित कसानिया सर के साथ हम देंगे आपको एक नया चेहरा, एक नया फेस, और आपको बस गेस करना है कि वो नया फेस कौन होगा। ठीक है, इज द स्टार फैकल्टी ऑफ एई लाइक इन सिविल डिपार्टमेंट एंड यू हैव टू गेस हु कैन बी दैट फैकल्टी, दैट स्टार फेस जो आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक। अगर आप मैकेनिकल के हैं आप तो मैकेनिकल के हैं, बट अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। और गाइज 27 तारीख को शाम को 8 बजे सेशन में सब लोग रहिएगा जरूर और देखेंगे, एक रिवील करेंगे एक सीक्रेट की कौन होने वाला है वो खास चेहरा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दे रहा हूं, उसका आंसर करेगा सभी लोग यहां। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर सब लोग पढ़िए और आंसर करिए। फ्लो जिसका मैक नंबर आपको दिया है बेटा 1.2 से 3 के बीच में, ये फ्लो कैसा है? ये फ्लो कैसा है? मैक नंबर का लाइव को दिया है फ्लो 1.2 से 3 के बीच में, तो ये फ्लो बेटा कैसा है? तो आप जानते हैं कि मैक नंबर जो एक नंबर है, मैक नंबर किसका रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। और मैक नंबर क्या बताता है आपको कि फ्लो कैसा है? सोनिक है, सब सोनिक है, सुपरसोनिक है? आंसर करिए सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी डियर, एवरीवन आंसर करिए क्वेश्चन का। देखिए कौन जल्दी आंसर कर पाता है। ट्रांसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या सबसोनिक? ठीक है, तो बेटा अगर मैक नंबर 1.2 से 3 के बीच में है तो हम इसे बोलते हैं क्या? मैक नंबर अगर 1.2 से 3 के बीच में है तो हम इसे बोलते हैं क्या? सुपरसोनिक फ्लो। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो की जो कैटेगरी है बेटा वो जनरली 1.2 से हम कहां तक आते हैं? 5 की रेंज तक, और इसको बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर करिएगा सभी लोग मिलकर, इसका आंसर करेंगे। एक गैस है जो बेटा डिफ्यूजर में एंटर कर रही है, वेलोसिटी उसकी 110 मीटर पर सेकंड है, और आपको डिटरमाइन करना है मैक नंबर फ्लो का डिफ्यूजर के इनलेट पर। एक डिफ्यूजर है, यहां पर डिफ्यूजर है, यहां पे गैस यहां पर बेटा एंटर कर रही है। ठीक है, जो वेलोसिटी है जिसकी 110 मीटर, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ गैस है वो कितना है? 110 मीटर पर सेकंड।
आपको मैक नंबर बताना है डिफ्यूजर के इनलेट पर। गैस का टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको दिया है 1.21 और गैस कांस्टेंट आपको दिया है 300 किलो जूल पर केजी केल्विन, 300 जूल पर केजी केल्विन। आंसर करेगा सभी लोग जल्दी जल्दी। बी, क्या बात है, चलिए आंसर करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर करेंगे डियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सॉल्व कर लिया जाए, आइए सॉल्व कर लेते हैं। बेटा देखिए मैक नंबर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। मैक नंबर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी चाहिए और साउंड की वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ गैस तो आपको पता है, लेकिन साउंड की वेलोसिटी आपको नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड गैस की वेलोसिटी आपको पता है बेटा 110, लेकिन साउंड की वेलोसिटी आपको नहीं पता है। अब साउंड की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं अंडर रूट गामा आर टी से, गामा इंटू आर इंटू टी से। तो गामा की वैल्यू दिया है आपको 1.21, कितना दिया है 1.21, आर की वैल्यू दिया है 300 और इसकी वैल्यू दिया है 300। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? हाँ, तो अगर बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 330 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो 330 आ गया आपका साउंड की वेलोसिटी। अब निकाल लीजिए मैक नंबर। तो मैक नंबर बेटा क्या हो जाएगा 110 बटे 330 यानी कि 1/3, 1/3 आ गया। मैक नंबर क्या आ गया बेटा 1/3, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, इसका आंसर करेंगे। Calculate Mach number at the point on jet propelled aircraft which is flying at 1100 km per hour at a sea level where air temperature जहां पे आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और गामा आपको लेना है 1.4, आर आपको लेना है 287। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए बेटा, आंसर करिए फास्ट, जल्दी जल्दी, सब कुछ आपको दिया है यार। आंसर चलिए, तो सेम प्रोसीजर से निकालेंगे। इसका आंसर आया सी आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है भाई? CBAD क्या आ रहा है? चलिए वेरी गुड, निकाल लेते हैं बेटा मैक नंबर। अगेन फिर से वही निकालना है। तो मैक नंबर क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा क्या दिया है 1100 km/h, यानी कि km पर आर। तो ऑब्जेक्ट जो जेट है इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 1100 किलोमीटर पर आर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 11 इंटू 5/18, जब आप 11 इंटू 5/18 करेंगे कितना आंसर आएगा, कोई मुझे बताएगा? 11 इंटू 5/18 बेटा कितना आएगा? ऑलमोस्ट 305 आएगा। कितना आएगा? ऑलमोस्ट 305 मीटर पर सेकंड। तो फ्लाइट की वेलोसिटी आपको मिल गई, जेट की वेलोसिटी मिल गई 305 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 305 अपॉन अंडर रूट गामा आर टी लगाएंगे क्योंकि आपको साउंड की स्पीड चाहिए। तो 1.4 दिया है, आर बेटा कितना दिया है 287 इंटू टी कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। टी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब बेटा क्या होता है 293। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 305 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा ऑलमोस्ट 343। ऑलमोस्ट नीचे कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 343 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 90% ग्राउंड आएगा, यानी कि 0.89 आएगा। डेसिमल में ले लीजिएगा, मैंने आपको अप्रॉक्स आंसर बताया है। तो आपका कितना आ जाएगा 89% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, water is flowing through a nozzle fitted at the end of a pipe. The diameter of the nozzle is 0.1 meter and the head of water at the center of the nozzle is 100 meter. ठीक है। Determine the velocity of the flow through nozzle. यानी कि मान लीजिए एक ऐसी पाइप है, एक मान लीजिए बेटा ऐसी पाइप है, ठीक है, यहां पर, और इस पाइप में लगा है एक नोजल। क्या लगा है? एक नोजल। पाइप में से एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है। अब नोजल की डाया कितनी दिया है आपको? 0.1 मीटर। कितनी डाया दिया बेटा? 0.1 मीटर। अच्छा, नोजल के सेंटर पे बोला है जो हेड अवेलेबल है ना, इस नोजल के सेंटर पर जो हेड अवेलेबल है
वो कितना है बेटा, आपका नोजल के सेंटर पर जो हेड अवेलेबल है वो 100 मीटर्स का है। कितना है, 100 मीटर्स का हेड है। अब से पूछा कि डिटरमाइन करिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द नोजल, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 95% है, यानी कि 5% का हेड लॉस हो रहा है और 95% पानी बाहर आ रहा है। 5% का यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें से 5% का हेड लॉस है, बाकी 95% वेलोसिटी से वो बाहर आ रहा है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर एवरीवन, सॉल्व करिएगा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो बेटा देखिए h हाइट में कितनी वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड है। आपको पता है ना v स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या होता है, 2gh होता है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। ये तो पूरी वेलोसिटी हो गई, लेकिन वेलोसिटी निकल कितनी रही है, सिर्फ 95%। 95% बाहर आ रही है, बाकी 5% का वेलोसिटी कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नोजल आइडियल नहीं है। तो यहां पर क्या पूछा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे नोजल की, बेटा cv इंटू √2gh। तो कितना दिया है 95%, यानी कि 0.95, √2 ले लेंगे इंटू g कितना दिया है, g दिया है 10, नहीं दिया है तो 9.81 ले लीजिए, इंटू h कितना है बेटा 100, तो ये 981 हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 42.08। कितना आ जाएगा, 42.08 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ ए इज द एंगल सबटेंडेड बाय टू एडजेसेंट बकेट इन द पेल्टन व्हील, देन द नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल टू, बताइए 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 बताइए। अगर पेल्टन व्हील में बकेट्स लगी हैं और उन दो बकेट के बीच का एंगल मान लीजिए ए है, तो नंबर ऑफ बकेट कितनी होंगी। यार सिंपल सी बात है, इसमें सोचना है क्या। ये मान लीजिए व्हील है, ठीक है बेटा, इसमें मान लीजिए बकेट्स लगी हैं, ऐसे क्या लगी हैं, बकेट्स। कितने बकेट लगी हैं, ऐसे बकेट लगी हैं, इतने 1 2 3 4 5 बकेट लगी हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बकेट और लगाता हूँ, 6 बकेट लगी हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। और मान लीजिए एक बकेट के बीच का एंगल 360 डिग्री है, यहाँ पे 60 60 60 60 60, कितना हो गया 6 बार 60, कितना हो गया 360। तो बकेट कितनी है 1 2 3 4 5 6, कैसे निकाला 360/60। तो अगर इनके बीच का एंगल बेटा ए है तो कैसे निकालेंगे 360/a से। नंबर ऑफ बकेट कितनी होंगी 360/a। कि मानिए कि अगर दो बकेट के बीच का एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री 120 डिग्री, फिर कितनी बकेट लगेंगी, 3 बकेट। कितनी बकेट लगेंगी, 3 बकेट ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक मान लीजिए यहाँ पर, 120 120 और 120। ठीक है, तो 3 बकेट लगेंगी, टोटल कितना आ जाएगा, वो 360/a आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकल स्पीड टरबाइन की बेटा क्या होती है, व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ टरबाइन। टरबाइन की क्रांतिक गति क्या होती है। हाँ ये क्वेश्चन क्रांति लाएंगे, इसलिए इनका नाम क्रांतिक रखा है। बताइए भाई, टरबाइन की बेटा जो टरबाइन की क्रांतिक गति है, यानी कि जो टरबाइन की क्रिटिकल स्पीड है वो क्या है, सेम एज रनवे स्पीड, यानी कि क्या वही स्पीड जिस पे टरबाइन रन कर रही है, या टरबाइन दैट द स्पीड दैट विल लीड टू मैकेनिकल फेलियर, या वो स्पीड जिस पे मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा शाफ्ट का, या वो स्पीड जो इक्वल होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, या वो स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी जनरेटर के, यानी कि जो जनरेटर की स्पीड के बराबर होगी। नहीं, मैकेनिकल फेलियर से क्या मतलब, मैकेनिकल फेलियर तो किसी भी स्पीड हो सकता है, वो तो बियरिंग का फॉल्ट हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर से क्या मतलब है बेटा, टरबाइन की जो क्रिटिकल स्पीड होती है वो स्पीड होती है जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे टरबाइन की स्पीड का, √g/डेल्टा से, √g/डेल्टा लगा दीजिए या √s/m लगा दीजिए, इससे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। और यही स्पीड अगर मान लीजिए टरबाइन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने निकाली और वो स्पीड आ गई कुछ इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे ओमेगा निकाला रेडियन पर सेकंड में, इसको आपने कन्वर्ट किया आरपीएम में, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 ना, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया आरपीएम में। तो अगर आपने आरपीएम में कन्वर्ट कर दिया तो मान लीजिए स्पीड आ गई 2000 आरपीएम, तो जो टरबाइन की क्रिटिकल स्पीड है वो 2000 आरपीएम है। यानी कि अगर टरबाइन 3000 आरपीएम पे चल रही है और जब वो घटते 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 2000 आरपीएम पे आएगी तो वो तबाही मचा देगी। टरबाइन की स्पीड अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो इसे ही बोलेंगे हम
वर्लिंग ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की वर्लिंग यही होती है, और शाफ्ट की जो शाफ्ट का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा और उखाड़ के टरबाइन को बाहर लेके जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। फ्लो मेजरमेंट में वेंचुरी मीटर क्यों हम प्रेफर करते हैं ओरिफिस प्लेट पे? वेंचुरी मीटर बेटा हम ओरिफिस प्लेट पे क्यों प्रेफर करते हैं, बताइए। क्योंकि वेंचुरी मीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बहुत बढ़िया है, 98% तक, है ना। और ओरिफिस मीटर में लॉसेस बहुत ज़्यादा है, 62%, 65% ऑलमोस्ट। तो हम वेंचुरी मीटर क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वेंचुरी मीटर में लॉसेस कम है और ओरिफिस प्लेट में लॉसेस ज़्यादा है। ओरिफिस मीटर में लॉसेस ज़्यादा है, दोनों डिस्चार्ज नापती हैं, लेकिन ओरिफिस मीटर में लॉसेस ज़्यादा है और वेंचुरी मीटर में लॉसेस कम है। प्रेशर ड्रॉप इज मोर, चीपर, एनर्जी और हेड लॉस इज लेस। बहुत बढ़िया। तो एनर्जी हेड लॉस लेस होता है किसमें? वेंचुरी में, इसलिए हम वेंचुरी को प्रेफर करते हैं। अगले क्वेश्चन पाइए। वाटर फ्लो कर रहा है पाइप से जिसकी मीन वेलोसिटी बेटा 2 मीटर पर सेकंड है। अप्रोक्सीमेट काइनेटिक हेड आपको बताना है, बताइए अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर पाता है। ऑप्शन सी, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बेटा देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो यार देखो, आपको पता है कि वेलोसिटी हेड क्या होता है? अभी मैंने पता है वेलोसिटी हेड क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh। तो यार काइनेटिक हेड निकालना है, क्या निकालें? v स्क्वायर बाई 2g। तो v कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 ले लीजिए। कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये अप्रॉक्सीमेट 20 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा? 20। अप्रॉक्सीमेट 20, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है ना, मुझे एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है, क्योंकि देखिए आंसर दूर दूर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0.2 है, 0.4 है। तो अगर आप 10 भी ले लेंगे कितना आ जाएगा? 4/20। 4/10 क्या होता है? 0.4। 4/20 क्या हो जाएगा? 0.4 का आधा, यानी कि 0.2। आपको अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिलेगा वो 0.2 के अराउंड मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर? तो अप्रॉक्सीमेट जो आपको आंसर मिलेगा वो 0.203 के अराउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई, बहुत ही बढ़िया। वेलोसिटी कम, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ये। बड़ा जो गलत नहीं करेंगे प्लीज, क्वेश्चन ध्यान से बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको गिवन है, फाई इज इक्वल टू 5x² माइनस y²। आपको वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है u और v एट अ पॉइंट 5, 4 एंड 5। वेरी गुड। थोड़ा सा साइन कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट ध्यान से करेंगे, विद सिंबल करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बेटा एसएससी जेई में भी पूछा गया है और झारखंड पीएससी एई में भी पूछा गया है। जेपीएससी एई और एसएससी जेई दोनों पूछा गया है। देखिए बेटा, आपको पता होगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, बताइए। तो अगर आपको u निकालना है, यानी कि x डायरेक्शन वेलोसिटी निकालना है, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स। और अगर आपको v निकालना है तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई। ठीक है, चलिए। तो यार माइनस ऑलरेडी यहां पर है, ये माइनस ऑलरेडी यहां पर है। अब फाई को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 10x। क्या आ जाएगा? 10x। देखिए 2x इंटू 5 क्या आ जाएगा? 10x। और एक ऑलरेडी माइनस यहां पर है, तो अब किस पे निकालना है? x की वैल्यू बेटा कितनी रखनी है? 4 रखनी है। तो क्या आ जाएगा? अच्छा, u में किस डेल फाई ओवर डेल x किस पे निकाल रहा हूं? x इज इक्वल टू 4 पर। कितना आ जाएगा? -40। ठीक है, अब ये निकाल लेता हूं। एक माइनस यहां पे ऑलरेडी है, एक माइनस यहां पे ऑलरेडी है। डेल फाई को डिफरेंशिएट कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -5y²। देखिए ये 5 है, ये माइनस है, -5y², यानी कि -10y। -5y² का डिफरेंशिएशन -10y। तो एक माइनस यहां और एक माइनस ऑलरेडी यहां,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटा किस पे निकालना है, y इज इक्वल टू 5 पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 10y, y निकालना है 5 पे, यानी कि 10 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 यूनिट्स। कितना हो जाएगा बेटा 50 यूनिट। तो माइनस 40 50, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले पे आ जाएं। रोलिंग इज डन ऑन मेटल एट रूम टेम्परेचर और एट टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज टाइप ऑफ। रोलिंग या तो आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं या फिर आरएक्स से नीचे करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं। देखिए नॉर्मली आपको बताना है, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है। रूम टेम्परेचर पे आप रोलिंग करिए या फिर आप रूम टेम्परेचर से नीचे करिए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कोल्ड रोलिंग। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कोल्ड रोलिंग में आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है। कोल्ड रोलिंग में बेटा आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है। कोल्ड रोलिंग में आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट से 10 मीटर हाइट से, ठीक है, ऑन अ स्मूथ फ्लोर एंड आफ्टर इंपैक्ट द बॉल बाउंसेस टू अ हाइट ऑफ 2.45 मीटर। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए बेटा आंसर करिए सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बेटा इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इसरो VSSC का क्वेश्चन है ये, इसरो VSSC का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि हम बार की भी क्लास कर रहे हैं, तो बार्क और JSSC दोनों की क्लास कर रहे हैं बेटा, तो ये बार्क में भी पूछा जा सकता है। देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर रीबाउंड, यानी कि बाउंस होने के बाद जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बिफोर रीबाउंड। बाउंस होने से पहले मैंने 10 मीटर से गिराया, तो इस 10 मीटर में इसके अंदर कितना वेलोसिटी हेड है, √2gh। बाउंस होने के बाद कितने ऊपर तक गई, 2.45। 2.45 मीटर में कितना वेलोसिटी हेड है, √2 इंटू जी इंटू 2.45, √2gh। तो यहां पर लिखा बेटा बॉल मान लीजिए कहां से गिरी, यहां से, हाइट कितनी थी 10 मीटर, ठीक है, और जब बाउंस बैक हुई तो बाउंस बैक हो कहां गई 2.45 मीटर तक। मान लीजिए ये हाइट h1 है बेटा और ये हाइट कितनी है h2। तो वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड बेटा क्या आ जाएगा, √2g इंटू h2 डिवाइड बाय √2g इंटू h1। अब देखिए 2g तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा √h2 बाई h1, बस खत्म। √h2 बाई h1 लगाइए, √h2 बाई h1, h2 कितना है 2.45 डिवाइडेड बाय h1 कितना बेटा 10। सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है, √2.45 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, √2.45 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा बताइए। 2.5 है, 4 बेटा ये 2.45 नहीं है, सॉरी 2.5 है, ये क्वेश्चन इसमें गलत प्रिंट कर दिया है, 2.5 है ये, क्योंकि ऐसे आप निकाल नहीं पाएंगे ना। ये क्या है 2.5 है, अब इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2.5 है ये, .5 है। अब ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, √1/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 का मतलब आपने समझा क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब बेटा ये है कि जितना ऊपर से बॉल गिरी, जब बॉल गिरी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए x थी, अब जब वो फर्श से टकराई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फर्श में चली गई, कितनी एनर्जी चली गई 50%। 50% एनर्जी के साथ वो बाउंस बैक किया, ये कहने का मतलब, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए। द shear stress required to cause plastic deformation of solid metal, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड। प्रूफ स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, फ्लो स्ट्रेस। जब भी ये फ्लो स्ट्रेस कहां पे रिक्वायर्ड है, ये फ्लो स्ट्रेस बेटा कहां पे रिक्वायर्ड है, जब आप किसी मटेरियल की रोलिंग करते हैं तो ये फ्लो स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। यानी कि जब आप shear stress required to cause plastic deformation of solid metal, जब किसी मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं तो आपको क्या चाहिए, उसे उसको क्या बोलते हैं, फ्लो स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, फ्लो स्ट्रेस, ठीक है।
नेक्स्ट पे आइए। एक फॉर्मिंग ऑपरेशन जो कैरिड आउट अ फॉर्मिंग ऑपरेशन विच इज कैरिड ऑन अ सिलेंड्रिकल रोल इज टर्म्ड एज, यार सिलेंड्रिकल रोल पे जो फॉर्मिंग करते हैं क्या बोलते हैं उसे? सिलेंड्रिकल रोल पे जो फॉर्मिंग करेंगे उसे क्या बोलेंगे? रोलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग तो बोल नहीं सकते बेटा। कास्टिंग, ड्राइंग, कास्टिंग, ग्राइंडिंग, ये सब क्या फॉर्मिंग ऑपरेशन है? नहीं। ग्राइंडिंग क्या है? मेटल कटिंग का ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग बेटा, कास्टिंग भी क्या है? कास्टिंग क्या है? ये ग्राइंडिंग क्या है? मेटल कटिंग का ऑपरेशन है, यानी कि दिस इज मेटल कटिंग प्रोसेस। कास्टिंग में आप मेटल को ऐड कर रहे हैं, कास्टिंग में आप मेटल को ऐड कर रहे हैं, मेटल को आप ऐड कर रहे हैं कास्टिंग में, है ना। ड्राइंग में आप कोई मेटल ऐड नहीं कर रहे, फॉर्मिंग प्रोसेस है। रोलिंग क्या है? फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ड्राइंग में तो आप अगर डीप ड्राइंग है तो आप उसमें डीप ड्राइंग से आप लाइक किचन के पॉट्स बनाते हैं, लाइक सॉस पैन वगैरह बनाते हैं, और अगर ये वायर ड्राइंग है तो आप इससे वायर बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है रोलिंग। गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेल्डिंग टेम्परेचर। सबसे ज्यादा बेटा वेल्डिंग टेम्परेचर किस में आएगा उसको आपको बताना है, वो सबसे लास्ट में होगा, और जिसमें सबसे कम वेल्डिंग टेम्परेचर आएगा वो सबसे पहले होगा। बताइए बताइए फास्ट। बताइए ऑप्शन। देखिए बेटा, तो मैं आपको लिख देता हूं टेम्परेचर रेंज, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। तो गैस वेल्डिंग का बेटा जो टेम्परेचर रेंज है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? 3200 से 3400 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, ठीक है। जो थर्मिट वेल्डिंग है उसमें जो टेम्परेचर बेटा जाता है वो कहां जाता है? ऑलमोस्ट 4200 डिग्री सेल्सियस तक, 4200 4500 डिग्री सेल्सियस। मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं बेटा, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि प्रोडक्शन में कोई चीज फिक्स नहीं है, हर चीज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अगर आप आर्क वेल्डिंग में जाएंगे बेटा तो आर्क वेल्डिंग में हम जनरली जाते हैं ऑलमोस्ट 7000 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर आप जाएंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो हम 11000 से 12000 तक जा सकते हैं, 11000 से 12000 डिग्री सेल्सियस तक आप जा सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 11-12000 डिग्री आप जा सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, सबसे कम पहले में, सबसे ज्यादा चौथे में, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? वेरी गुड। कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, करेक्ट है? नो फ्लक्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील, गलत बात है। जब आप गैस वेल्डिंग करेंगे आपको फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। बोरैक्स इज द कॉमनली यूज फ्लक्स कोटिंग ऑन द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, नो। बोरैक्स हम कहां यूज करते हैं कॉमनली? ब्रेजिंग में। बोरैक्स हम कॉमनली कहां यूज करते हैं? ब्रेजिंग में, ये भी गलत बात है। लेजर बीम वेल्डिंग एम्प्लॉयज अ वैक्यूम, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम होता है, लेजर बीम वेल्डिंग में कोई वैक्यूम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम होता है। एसी कैन बी यूज्ड इन GTAW प्रोसेस, बिल्कुल। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बेटा TIG में आप AC भी यूज कर सकते हैं और DC भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम DC यूज करते हैं, मोस्टली वी यूज DC, बट दैट डजंट मीन यू कैन नॉट यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। यस, यू कैन यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। आप AC भी यूज कर सकते हैं, आप DC यूज करेंगे, लेकिन अगर DC यूज करेंगे तो SPDC यूज करेंगे। SPDC मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट, यानी कि वर्क पीस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव TIG में। MIG में RPDC, यानी कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्क पीस नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर फॉर चेकिंग द हार्डनेस ऑफ थिन सेक्शन? बड़ा थिन सेक्शन की हार्डनेस आपको चेक करनी है, आप किसको प्रेफर करेंगे बताइए। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जरूर पड़ेगा डियर, क्योंकि वेस्ट बंगाल PSC में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। बताइए, थिन सेक्शन की बेटा हार्डनेस चेक करनी है, किसको प्रेफर करेंगे? This is a kind of hardness test that is known as Knoop hardness test। क्या बोलते हैं? Knoop hardness test आप यूज करेंगे किसके लिए? अगर आपको थिन सेक्शन की हार्डनेस चेक करनी है तो आप Knoop hardness test यूज करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे मेथड हैं, विकर्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थिन के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं बेटा? Knoop hardness test, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डाई पेनिट्रेंट मेथड इज जनरली यूज टू लोकेट। तो डाई पेनिट्रेंट मेथड का यूज हम कैसे करते हैं?
क्या कौन सा डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट का यूज करते हैं? कौन सा डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट का यूज करते हैं? कोर का, सरफेस का, सुपरफिशियल डिफेक्ट, टेम्पोररी डिफेक्ट? बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। तो सरफेस डिफेक्ट हम जानने के लिए किसका यूज करते हैं? डाई पेनिट्रेंट का। सरफेस डिफेक्ट जानने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सरफेस है यहां पर, है ना, इसके ऊपर मान लीजिए कोई क्रैक है जो आपको नहीं दिख रहा, इसके ऊपर कोई क्रैक है जो आपको नहीं दिख रहा, आपने वेल्डिंग कर दी, अब ये सरफेस है, आपने इसको वेल्ड कर दिया, अब इसके ऊपर कोई क्रैक है जो आपको नहीं दिख रहा। अब क्रैक को देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां पर क्रैक होगा वहां पे नॉच बनेगा और वहां से मटेरियल टूट सकता है, वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाएगी और आपका मटेरियल टूट सकता है। तो आप वो क्रैक कहां पे है इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? इसके लिए हम उसके ऊपर एक डाई मारते हैं, इसके ऊपर एक डाई लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा उसको वॉश वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद पेनिट्रेंट उसके ऊपर मारते हैं। क्या मारते हैं? पेनिट्रेंट मारते हैं, केमिकल मारते हैं। जब वो केमिकल इसके ऊपर डालेंगे ना तो वो क्या करेगा? इस पूरे क्रैक में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब आप उसे लाइक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो जो एब्जॉर्ब है ना उसका कलर यहाँ पर आने लगेगा, पिंक कलर या रेड कलर यहाँ पर दिखने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्रैक है। सिंपल। इसे बोलते हैं डाई पेनिट्रेंट हमेशा सरफेस डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको इंटरनल डिफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई कोर में डिफेक्ट है, तो आप उसके लिए रेडियोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक्सरे टेक्निक यूज कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। Hartnell governor में stiffness of spring placed on a vertical sleeve. In the Hartnell governor, the stiffness of a spring placed on a vertical sleeve. Vertical sleeve के ऊपर आपने ठीक है, तो वर्टिकल स्लीव के ऊपर आपने मतलब आपको स्टिफनेस बतानी है। हार्टनेल गवर्नर की स्टिफनेस क्या होती है? तो बेटा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। हार्टनेल गवर्नर में स्टिफनेस आपको बतानी है स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ वर्टिकल स्लीव, तो आपको ये बतानी है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका ये एफ, ये क्या आ जाएगा? स्टिफनेस आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू ए बाई बी का स्क्वायर इंटू F1 माइनस F2 अपॉन R1 माइनस R2। डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। और गवर्नर में भी मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी आप गवर्नर पढ़ेंगे आप हमेशा क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर के फॉर्मूलेज वगैरह आप हमेशा देख के ही एग्जाम तक जाएंगे, बिना देखे मत जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्टर गवर्नर विच इज यूज्ड इन अर्लियर स्टीम इंजन टू कंट्रोल द स्पीड इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ। यार बहुत सिंपल है, कितनी बार मैंने आपको ट्रिक बताई है। पोर्टर का मतलब पोर्टर का मतलब क्या होता है? जो स्टेशन पे कूली लोग होते हैं उनको पोर्टर बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो लोग हमारे बोझ को हल्का करने के लिए अपना बोझ भारी करते हैं, यानी कि हमारी जिंदगी आसान करने के लिए वो अपनी जिंदगी पर बोझ लेते हैं और उन सबको रिस्पेक्ट है हमारा। ठीक है, तो बेटा वो पोर्टर क्या करते हैं? वो वेट लेते हैं। तो डेड वेट कैटेगरी में, यानी कि आप ट्रिक से याद रखिए कि वेट कौन उठाता है? पोर्टर। तो ये हो जाएगा वेट कैटेगरी, यानी कि डेड वेट कैटेगरी में पोर्टर गवर्नर आता है, पेंडुलम कैटेगरी में आता है वाट गवर्नर आता है, बाकी जो हार्टनेल वगैरह हैं सब स्प्रिंग कंट्रोल कैटेगरी में आते हैं। तो बेटा किस में आ जाएगा? डेड वेट कैटेगरी में आ जाएगा। डेड वेट कैटेगरी में 2 गवर्नर आते हैं बेटा, कौन से आते हैं? ये सब सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर हैं, पोर्टर और प्रोएल। तो प्रोएल एंड पोर्टर ये किस में आते हैं? डेड वेट कैटेगरी में। डेड वेट कैटेगरी में आते हैं पोर्टर एंड प्रोएल। ठीक है, स्प्रिंग लोडेड में बेटा कौन कौन से आते हैं? हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल, हार्टंग, पिकरिंग गवर्नर, ये सब आते हैं स्प्रिंग लोडेड में। पेंडुलम में बेटा कौन आता है? वॉट गवर्नर। और ये जो इनर्शिया गवर्नर बेटा ये ऑब्सलीट हैं, इनका यूज अब नहीं होता क्योंकि ये रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं कर पाते। इनर्शिया गवर्नर बेकार है, ऑब्सलीट है, इनका यूज नहीं होता। अच्छा एक चीज और, अगर आप सभी क्वेश्चन पूछे कि आइसोक्रोनस गवर्नर किसको बना सकते हैं, तो बेटा स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर को हम आइसोक्रोनस बना सकते हैं। ज्यादातर हम हार्टनेल को हम लाइक आइसोक्रोनस बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा स्प्रिंग कंट्रोल्ड कैटेगरी को ही आप आइसोक्रोनस बना सकते हैं। तो अगर आप आइसोक्रोनस चाहते हैं, आइसोक्रोनस जिसकी सेंसिटिविटी इनफाइनाइट है, जिसका हंटिंग लेवल 0 है, वो हम गवर्नर किसको बना सकते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट पाइए, इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है इग्निशन सिस्टम का? बताइए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं है? प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एटमाइजेशन, रिलायबिलिटी, प्रॉपर वोल्टेज। यार वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं होगा इग्निशन प्रॉपर नहीं होगा, इग्निशन प्रॉपर नहीं होगा। इग्निशन सिस्टम समझते हैं ना? इग्निशन सिस्टम
लाइक बैटरी एंड ऑल, इग्निशन सिस्टम। रिलायबिलिटी भी चाहिए, बैटरी बीच में बोल गई तब। प्रॉपर टाइमिंग चाहिए कि प्रॉपर टाइम पर इग्निशन हो, यानी कि प्रॉपर टाइम पर इग्निशन सिस्टम आपका काम करे। आप लाइट जला रहे, लाइट ही नहीं जल रही तो फिर बाइक में आग लगा देंगे ऐसे ना। एटमाइजेशन से बैटरी से कोई मतलब है क्या? क्या इग्निशन सिस्टम का एटमाइजेशन से कोई मतलब है? नहीं। इग्निशन सिस्टम यानी कि जैसे बैटरी वगैरह, ये सब इग्निशन सिस्टम में आते हैं, इनमें कोई एटमाइजेशन से मतलब है? नहीं मतलब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, इन इग्निशन कॉइल ऑफ एसआई इंजन विच कॉइल इज हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स? एसआई इंजन की बेटा इग्निशन कॉइल में किस कॉइल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं? बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल के अंदर लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में ऑलमोस्ट 20 से 25 टाइम्स मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। किसमें? एसआई इंजन में। ठीक है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम किसके लिए अच्छा होता है बेटा? बताइए। मैग्नेटो इंडक्शन इग्निशन सिस्टम किसके लिए अच्छा होता है? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में यू डोंट नीड एनी बैटरी। मैग्नेटो में आपको कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम इसमें मैग्नेट यूज करते हैं और इससे हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं और स्पार्क को लाइक स्पार्किंग करते हैं स्पार्क प्लग में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वोल्टेज को सप्लाई करता है स्पार्क प्लग में। लाइक मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे हर स्पार्क प्लग के लिए, और वो अगर मल्टी स्पार्किंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो हर स्पार्क प्लग को वोल्टेज प्रॉपर सप्लाई करेगा प्रॉपर टाइम पर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि स्पार्क प्लग को प्रॉपर टाइम पर वोल्टेज को सप्लाई करना। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का आंसर हो जाएगा। ये किसके ज्यादा अच्छा होता है? हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए। जो हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड बाइक वगैरह, हाई स्पीड कार्स वगैरह होती हैं, उनमें ज्यादातर हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। Which among the following properties is not desirable in a good lubricant? एक अच्छे लुब्रिकेंट में कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है? बताइए। एक अच्छे लुब्रिकेंट में कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है? बताइए बच्चे। एक अच्छे लुब्रिकेंट में कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है? विस्कोसिटी शुड नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी हो गई, जैसे उस मान लीजिए विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाया, विस्कोसिटी घट गई। अगर विस्कोसिटी घट गई तो लुब्रिकेटिंग ऑयल पतला हो जाएगा। अगर पतला हो गया, थिन हो गया, तो जल के उड़ जाएगा। तो हमारा लुब्रिकेशन कौन करेगा? यानी कि ये तो डिजायरेबल है। क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट शुड बी लो। क्लाउड और पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट क्या होता है? जिस पर कोई क्लाउड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई फ्यूल जो होता है वो सॉलिडिफाई या कॉन्जील हो जाता है, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाए। ऐसा मिनिमम पॉइंट जिस पे कोई फ्यूल सॉलिडिफाई हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका फ्यूल सॉलिडिफाई हो जाए? नहीं, तो टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, वहां तक हम पहुंचे ही ना इंजन में। ये भी डिजायरेबल है। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट लो होनी चाहिए। बेटा ये बात गलत है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हाई होनी चाहिए। वोलेटिलिटी शुड बी लो। फ्लूइड जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी वोलेटिलिटी हाई होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी सही है। वोलेटिलिटी मतलब कि आप हीट दे रहे हैं लेकिन वो वेपराइज नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी लो है। अगर वोलेटिलिटी हाई होगी तो अगर आप हीट देंगे वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा। अगर वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर उड़ गया, तो लुब्रिकेशन कौन करेगा? तो वोलेटिलिटी उसकी लो होनी चाहिए, समझिएगा हमेशा। ठीक है। और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट उसका लो होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिसपे पहली लाइक जब आप जैसे स्पार्किंग आपने किया, एयर पेट्रोल मिक्सर मिला, आपने स्पार्किंग किया, ठीक है, तो पहले वो केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें फ्लैश बनेगा, एक फ्लैश बनेगा, वेपराइज होगा और इनफ्लैमेबल फ्लेम बनाएगा वो, ताकि वो जल सके। तो एक ज्वलनशील फ्लेम बनाएगा जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं फ्लेम, लाइक फ्लैश पॉइंट। एक फ्लैश आपको, चमकीला फ्लेम आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि अब ये जलने ही वाला है। उसके बाद जिस पर वो जलेगा एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड, उसके बाद धीरे धीरे वो जलना स्टार्ट करेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, फ्लैश बनेगा, उसके बाद वो जलना, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री पे फ्लैश बना एग्जांपल, उसके बाद 112 डिग्री पे फायर आएगा, क्योंकि पहले फ्लेम बनेगा, फिर वो पहले फ्लैश बनेगा, पहले एक वेपराइजर लाइक इनफ्लेमेबल एक फ्लेम बनेगा, उसके बाद वो जलेगा। तो जब वो जलेगा तो एटलीस्ट 5 सेकंड तक जले, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फायर पॉइंट। वो दोनों उसके लो होने नहीं चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट शुड नॉट बी लो, क्योंकि अगर लो हो गया तो फिर तो बहुत जल्दी जल जाएगा। अगर जल्दी जल गया तो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो गया तो लुब्रिकेशन कौन करेगा? सिंपल सी बात है। तो ये बेटा अनडिजायरेबल है,
ये वाली अनडिजायरेबल है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाय द यूज ऑफ लुब्रिकेशन विच एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इंप्रूव्स। अगर आप लुब्रिकेशन करते हैं तो आप आईसी इंजन की कौन सी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं? अगर आप बेटा लुब्रिकेशन करते हैं तो आप आईसी इंजन की कौन सी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक, मैकेनिकल, चार्जिंग, इंडेंटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये इंडेंटेड नहीं होगा बेटा, ये इंडिकेटेड होगा। इसको सही कर लीजिएगा, ये इंडिकेटेड है। जब आप लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो किस एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर रहे हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी बेटा क्या होती है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। इसकी इंजन की। अगर यही एयर कंप्रेसर होता तो उल्टा होता, आईपी बाई बीपी होता, क्योंकि इंजन में बीपी कम होता है, आईपी ज्यादा होता है, लेकिन कंप्रेसर में आईपी ज्यादा होता है, आईपी कम होता है और बीपी ज्यादा होता है। ठीक है, तो कम बटे ज्यादा हमेशा यूज करना है, लेस बाय मोर ऑलवेज। तो अगर आप लुब्रिकेशन करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। अगर बेटा फ्रिक्शन कम होगा तो आईपी क्या होता है? आईपी होता है बीपी प्लस एफपी, या बीपी क्या होता है? बीपी होता है आईपी माइनस एफपी। यही अगर फ्रिक्शन कम होगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं। टू स्ट्रोक इंजन आर लायबल टू कॉज अ डैश कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। बताइए अब ये किसके कंपैरिजन पूछा है? 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक कंपैरिजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजम्पशन बेटा ज्यादा होता है या कम होता है? आंसर सब लोग करेंगे फास्ट, एवरीवन जल्दी जल्दी। 2 स्ट्रोक इंजन में बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है या कम? वेरी गुड। बी, ए, सी लगा दो अनप्रेडिक्टेबल। मुझे नहीं पता सर। कंजम्पशन बेटा क्या होगा? हेवियर होगा। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में हम अक्सर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। मिस्ट यानी कि मिला के, डीजल में पेट्रोल में हमने टूटी ऑयल को डाला, लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाला मिला के और इंजन में डाल दिया। तो अगर हमारा पेट्रोल जलेगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी जलेगा, है ना? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जलेगा तो ज़्यादा खर्च होगा, तो हमको और डालना पड़ेगा। तो इस वजह से उसमें जो कंजम्पशन है इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। समझे ब्रो? आंसर कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंप्रेसर इज जनरली यूज्ड इन द गैस टरबाइन? ओ हो, गैस टरबाइन में जनरली कौन सा कंप्रेसर यूज करते हैं? बहुत सिंपल, एसएससी जेई। ओ क्या बात है, जरा सोचिए। एसएससी जेई 3 मार्च 2017 को शिफ्ट 1 में आया और एसएससी जेई 2 मार्च 2017 को भी शिफ्ट 1 में आया। बहुत बढ़िया। एसएससी 2017 में आया 2 बार, शिफ्ट 1 में भी आया और अगले दिन फिर से शिफ्ट 1 में आया। फर्स्ट डे शिफ्ट 1 और सेकेंड डे भी शिफ्ट 1 में आया 2017। ये सेम क्वेश्चन। तो यार एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जिनमें जो एयर का फ्लो होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि ये कंप्रेसर है, इसकी एक्सिस ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ कंप्रेसर, और फ्लो भी ऐसे ही हो रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ कंप्रेसर होता है। सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को। नेक्स्ट पे आते हैं। द मूवेबल विकेट गेट्स ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड। रिएक्शन टरबाइन में मूवेबल विकेट गेट्स किस लिए यूज करते हैं? यार गेट किस लिए यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, मूवेबल गेट किस लिए यूज कर रहे हैं कि जब पानी की सप्लाई ज्यादा चाहिए या स्टीम की सप्लाई, पानी की सप्लाई जो भी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लीजिए, गेट खोल दीजिए, पूरा नहीं है तो कम कर दीजिए। तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द टरबाइन, पासिंग थ्रू द टरबाइन। वाटर का फ्लो जो टरबाइन से पास कर रहा है बेटा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम विकेट गेट्स का यूज करते हैं, यानी कि गेट्स का यूज करते हैं। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है जिसमें कुछ आइटम लगे हैं, और बताइए कि ऑर्डर क्या होगा, यानी कि फ्लो के डायरेक्शन में ऑर्डर क्या होगा। एक हाइड्रोलिक टरबाइन है जिसमें कुछ यहां पर लगे हैं डिवाइसेस, तो फ्लो का बेटा ऑर्डर क्या होगा? आंसर करेंगे सब लोग।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन बी, क्या बात है। चलिए तो बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, डैम लगेगा, लेकिन डैम यहाँ पे दिया नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या लगेगा, पेनस्टॉक लगेगा। पेनस्टॉक के ऊपर लगती है एक सर्ज टैंक, क्या लगती है, एक सर्ज टैंक। सर्ज टैंक के आगे क्या लगेगा, नोजल लगेगा, क्या लगेगा बेटा, नोजल लगेगा। तो इनमें से क्या आया यहाँ पर, पेनस्टॉक, तो पेनस्टॉक पहले नंबर पे आएगा। फिर यहाँ पे रनर लगेगा, क्या लगेगा, फिर पानी किस में जाएगा, रनर में जाएगा। फिर रनर के बाद किसके ऊपर जाएगा, फिर रनर में किसके ऊपर जाएगा, रनर के बाद गाइड व्हील्स के ऊपर। उसके बाद गाइड व्हील्स लगी होंगी, तो रनर कहाँ लगेगा, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, गाइड व्हील्स तीसरा नंबर, और सबसे लास्ट में ड्राफ्ट ट्यूब चौथा नंबर। ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगेगी, टरबाइन के एग्जिट पे। तो ऑप्शन 4-2-3-1 हो जाएगा, 4-3-2-1, 4 पेनस्टॉक पहला, और एक मिनट कुछ गलत दिया क्या, एक सेकंड गलत बता दिया मैंने। पेनस्टॉक बेटा कब आएगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद गाइड व्हील आएंगे, क्या आएंगी, गाइड व्हील, फिर रनर, 4 और 3, यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4-3-2-1, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4-3-2-1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। पहले पानी व्हील पे जाएगा ना, पहले पानी व्हील पे जाएगा भाई, पहले नोजल है, उसके बाद व्हील पे जाएगा ना, व्हील घूमेगी। व्हील किस पे लगी है, रनर के ऊपर। व्हील किस पे है, रनर के ऊपर। पहले व्हील घूमेगी फिर रनर घूमेगा, पहले व्हील घूमेगी ना फिर रनर घूमेगा। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में, बताइए। द मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत बात है। मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा, यानी क्योंकि जो जी होगा वो एम से ऊपर हो जाएगा अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, द बॉडी इज अनस्टेबल, गलत बात है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी और सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर होगी, बॉडी स्टेबल आएगी, गलत बात है, ये भी गलत बात है। When the body is fully submerged, the shape of the displaced fluid alters when the body is tilted. No, अगर बॉडी पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गई है, अगर बॉडी पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड है, तो ऑलरेडी अपने वो वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर चुकी है। अब अगर आप उसको किसी भी शेप में घुमा दीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर चुकी है। तो शेप ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑल्टर्स, ऑल्टर नहीं होगा। शेप से क्या मतलब भाई, अपने वेट अपने वॉल्यूम के बराबर पानी तो डिस्प्लेस कर ही देगी, शेप से क्या मतलब। तो ये भी गलत है, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेंटर ऑफ बायंसी इन द सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। एक बार बॉडी सबमर्ज्ड अगर हो गई तो सेंटर ऑफ बायंसी कभी चेंज नहीं होगा। बॉडी अगर सबमर्ज्ड हो गई तो सेंटर ऑफ बायंसी चेंज नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर यही है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बेटा कौन सी कंडीशन सही है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग शिप, यानी फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो यार सिंपल सी बात है, मेटा सेंटर कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर, या ग्रेविटी मेटा सेंटर से नीचे। देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो द मेटा सेंटर, बिल्कुल सही बात है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, मेटा सेंटर ये रहा, तो मेटा सेंटर ऊपर हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर उल्टा आएंगे, यानी कि ग्रेविटी ऊपर मेटा सेंटर नीचे, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलेगा, तो यहां पर अपने सेशन को हम एंड करने वाले हैं। हमने 30 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट किए हैं, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सबने अच्छे आंसर दिए, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और यार मेरा टेलीग्राम चैनल सब लोग फॉलो कर लेंगे, राहुल मिश्रा से टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग जरूर फॉलो कर लेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, जरूर फॉलो कर लेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टेलीग्राम का चैनल बेटा फॉलो करने से फायदा ये होता है कि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है, क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाता है। तो राहुल मिश्रा से टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करेगा, टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग भी ज्वाइन करेगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, यहाँ पर आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस 27 तारीख को यानी कि कल शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलें मोहित कसानिया सर के साथ, और देंगे आपको एक नया चेहरा। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आएगा एक नया चेहरा जो आपके सर पर बांधेगा जीत का सहरा, ठीक है। तो सर पर बांधने के लिए जीत का सहरा, आपके सर पर बांधने के लिए जीत का सहरा हमारे
प्लेटफॉर्म पर आ रहा है एक नया चेहरा कल शाम को 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलिए सभी लोग, कल शाम को 8 बजे गाइस। और मोहित कसानिया सर के साथ उनकी लॉन्चिंग होगी। एक सस्पेंस है आपके लिए कि वो कौन होगा, कोई भी गेस कर सकता है, कोई भी गेस मुझे बताइए, बस ये जान लीजिए। तो सिविल की स्टार फैकल्टी आने वाली है आपके पास। तो अगर आप मैकेनिकल के, आप तो मैकेनिकल के, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो बच्चे सिविल के होंगे। और यार मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सब लोग आइएगा और सब लोग साथ में सपोर्ट करेंगे मिलकर, ठीक है। बोला ना मैंने आपसे, मैंने पिछली क्लास में बोला कि कोई नया मेहमान घर पे आता है तो हम उसका स्वागत पूरे खुले दिल से करते हैं। हम तो इंडियन हैं यार, हम तो भारतीय हैं, हम तो ऐसी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं कि जब कोई हमारे घर में आता है तो हम पूरी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। तो आप उनका इस्तकबाल करिए, उनका स्वागत करिए। कल शाम को 8 बजे 27 तारीख को मोहित कसानिया सर के साथ उनकी लॉन्चिंग होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और गाइस अगर आपको टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग का कोई भी कोर्स लेना है, बार का, जेडब्ल्यूएससी का, एसएससी जेई का, एई का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यहाँ पर एई मैकेनिकल का मिलेगा लिंक, करेगा क्लिक और कोड अप्लाई करना है बस आर मिश्रा। ये कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे RMISHRA, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।